अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे पाशमी और यह मर्सिडीज E250 कैब्रियोले 2010 मॉडल। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ई क्लास आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन कैब्रियोले वाली गाड़ियाँ इसमें बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसकी अपनी ही वाइब है और अब इसको जब टॉप डाउन करके चलाते हैं तो ये लिटरली एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किस्म का एक्सपीरियंस देती है। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी काफ़ी हेड टर्नर, हालांकि ये प्राइस के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है भी पुराना मॉडल, बट स्टिल शेप ना होने की वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन ग्रैब करती है, स्पेशली पाकिस्तान में। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि मर्सिडीज है तो काफ़ी रिलायबल है, लग्जरी के लिहाज से भी डिसेंट है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस की तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, इसको सिंगल डिजिट नंबर लगा हुआ है, टोटल जेन्युइन है, PPF ही हुई है और इसकी डिमांड है 1,45,00,000। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। So overall, it's a good cabriolet car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये Mercedes की W212 यानी कि 4th जनरेशन है और इसमें दो मेन बॉडी टाइप्स आती हैं, कैब्रियोले और सेडान। कैब्रियोले हेड टर्नर है और काफी कम है पाकिस्तान में। फिलहाल अगर बात की इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये गाड़ी क्योंकि 2010 मॉडल है तो ये प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है। मेरे ख्याल से प्री फेसलिफ्ट वाला लुक ज़्यादा खूबसूरत था, इस तरह से कि इसमें दो अलग अलग हेडलाइट्स दी गई हैं और ये है भी डायमंड शेप वाली। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि शुरू के वर्जन में से ही एक है तो इसकी हेडलाइट्स हेलोजन में है, बाद में इसमें बाएं तरफ प्रेशर लैंप आ गए थे और DRL भी आ गई थी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि कैब्रियोले है तो इसमें बम्पर डिफरेंट है और इसकी फॉग लैंप भी दो अलग अलग हैं, ये भी काफ़ी कम गाड़ियों में आती हैं, वैसे यूजली ये एक ही होती है। फिर इसके अलावा इसकी जो फ्रंट ग्रिल है इसमें AMG वाली गाड़ियों की तरह लोगो सेंटर में दिया गया है और ऊपर एक बेसिकली एम्बलम दिया गया है ब्लैक। और इसके अलावा ट्रैक्टर लाइट्स भी इस गाड़ी में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दी गई है बोनट में। और इसके अलावा फीचर्स के नाम पे इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक D7 की सेडान है, यानी कि BMW 5 सीरीज जितनी है या फिर Audi A6 जितनी है। और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड तो है ही, लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से A6 और 5 सीरीज दोनों में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है अपने टाइम के लिहाज से। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि कैब्रियोले है तो ये 2 डोर है, इसमें 2 ही डोर हैं और ये अच्छे खासे मैसिव हैं। बाकी इसमें ये जो 2 सीट्स दी गई हैं फ्रंट पे, इनको आप फोल्ड करेंगे और फिर आप इसकी बैक सीट्स पे एंटर हो सकते हैं। है ये गाड़ी 4 सीटर, लेकिन 2 सीट्स इसकी फ्रंट की यूजेबल है। बैक पे कहने को बंदा बैठ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, लेग रूम बैक पे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसमें एयरबैग्स मल्टीपल आते हैं, सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल इसकी रूफ डाउन है तो इसकी लुक्स बहुत खूबसूरत आ रही हैं। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज फिलहाल अगर आप ओपन करें तो ये अच्छी खासी बड़ी हैं, क्वार्टर ग्लास से काफी मैसेज दिया गया है। इनको आप इंडिविजुअली तो रोल डाउन कर सकते हैं लाइक दिस, लेकिन अगर आपने क्वार्टर ग्लास को और सारी विंडोज को इकट्ठा रोल डाउन करना है तो इसका भी एक ऑप्शन है। सेंटर में एक बटन दिया गया है, सिंगल बटन, जिससे आप सारी ही विंडोज इकट्ठी रोल डाउन कर सकते हैं इस तरह से। बाकी इस गाड़ी की मेंटेनेंस कंपैरेटिवली सिंपल ई क्लास से ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी रूफ को भी आप मेंटेन करवाएंगे। रूफ के बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और उसके अलावा इसके जो क्वार्टर ग्लास वगैरह हैं इनके भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद इनकी मूवमेंट्स वगैरह थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाती हैं। अगर इनको प्रॉपर सर्विस और क्लीन ना किया जाए तो फिर ये सही से बंद नहीं होते। और इस एंगल से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि इसके फेंडर्स बैक पे अच्छे खासे मैसिव हैं और उसके अलावा पीछे ये गाड़ी इसके बाद ऑलमोस्ट खाली ही है, जबकि आम गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट रहती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, डिग्गी छोटी सी होती है, इसकी लुक से ह्यूज आती है। बाकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो आप इसको टेल कर सकते हैं और उसके अलावा इसमें ये बैक पे हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि आप अंदर से रेस्ट लोअर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, कुछ लोगों की नीचे काफी ज़्यादा फिट लगती है। फिर इसके अलावा इसे प्रॉपर विंड रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं और ये एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है जो कि इसकी रूफ का है, इसके अंदर रूफ स्टोर होती है। ये वाला पोर्शन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह से कि नई वाली जितनी भी कैब्रियोले आ रही हैं 2020 मॉडल 22 मॉडल मैंने उनके रिव्यूज किए हुए हैं और उनमें ये वाला पोर्शन प्लास्टिक का होता है, इसमें ये मेटल का है और बॉडी कलर में है। मेरे ख्याल से इसकी लुक बेहतर आ रही है। नई वाली गाड़ियों में ये बॉडी कलर का नहीं होता, ब्लैक होता है, या अगर इंटीरियर व्हाइट है तो व्हाइट होगा। बाकी इसकी अगर मैं रूफ बंद करता हूँ तो इसका प्रोसेस इस तरह का है, कुछ बंद करने पर ये पोर्शन ओपन होगा, अंदर से रूफ निकल के अब इसकी छत के ऊपर आएगी लाइक दिस। और रूफ इन गाड़ी में सॉफ्ट टॉप होती है। रूफ के कलर एट द टाइम ऑफ परचेज आप डिसाइड कर सकते हैं। इस गाड़ी में ये स्किन कलर की रूफ है, आप व्हाइट भी ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज ब्लैक भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इसके इंटीरियर के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रही है। जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा मीटर के अंदर ये गाड़ी शो करवाती है। फिर इसकी जो बैक पे विंडशील्ड है ये प्रॉपर विंडशील्ड है, ये प्लास्टिक नहीं है और इसमें फिर हीटेड की लाइंस भी दी गई हैं। स्पेसिफिक गाड़ी में इसको टेंट भी किया हुआ है और ये है अब इस गाड़ी का प्रॉपर एक छत बंद के साथ व्यू। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये इसमें बिल्कुल सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू सिंपल वाली गाड़ी, जबकि नई वाली गाड़ियों में कैब्रियोले और सेडान की टेल लाइट्स डिफरेंट आती हैं। कैब्रियोले की टेल लाइट्स काफ़ी पतली और लंबी सी होती हैं। फिर इसके अलावा डिग्गी इसमें कंपैरेटिवली आम गाड़ी से थोड़ी सी छोटी है। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो
इसकी डिग्गी का यूजेबल पोर्शन ये थोड़ा सा नीचे दिया गया है, बाकी ऊपर इसकी रूफ फोल्ड होने की जगह है। अब मैं इसको भी फोल्ड करके छोटा कर सकता हूँ और समांतर रख सकता हूँ, लेकिन जब आप इस वाले पोर्शन को फोल्ड कर देंगे तो इसकी छत पे फोल्ड नहीं होगी। अंदर से बैठ के बेशक बटन दबाते रहें, छत फंक्शन नहीं करेगी। कुछ लोगों को लगता है खराब हो गई है, लेकिन ये नहीं पता होता कि पीछे ये वाला पोर्शन फोल्ड हुआ है। इसको ओपन करके आप इसके छत डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी इसकी साइज के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई छोटी गाड़ी जो होती है हैचबैक उनके बराबर है। फिर इसके अलावा इसमें टूल किट वगैरह तो दी गई है, लेकिन इसमें स्पेयर टायर भी आता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली नई गाड़ियाँ स्पेयर टायर ऑफर नहीं कर रही, बट इसमें आ रहा है। एग्जॉस्ट इसमें बैक पे सिंगल ही है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की वाइब भी इसकी छत खोल के है। छत बंद के साथ ये गाड़ी थोड़ी सी घुटन घुटन वाली फीलिंग देती है, क्योंकि इसकी रूफ बैक से काफी नीचे नीचे होती है और बंद होती है। आगे तो खैर ये गाड़ी नॉर्मल ही है, लेकिन यहाँ पर लेग रूम वगैरह सिंपल गाड़ी से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि है तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से उस जितनी ही, लेकिन फ्रंट दोनों सीट्स इसमें ज़्यादा खुली रखी गई हैं। बाकी इसके अलावा रूफ डाउन करके आपको सही साइडों से हवाएं आती हैं, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। काफ़ी सारे विंड डिफ्लेक्टर दिए गए हैं, वो सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे पहली चीज़ की जो आप नोटिस करेंगे वही है कि आप जब बैठ के इसमें दरवाजा बंद करते हैं तो इसकी सीट बेल्ट आपको डिलीवर होती है। जैसे ही दरवाजा खोलूंगा तो ये वापस चली जाएगी इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट चीज़ है कि डिलीवर वाला सिस्टम आपको सिर्फ कैब्रियोलेट में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इसका आम ई क्लास जैसा ही है, लेदर स्टिच है और मल्टीमीडिया वाला है। और B2B इसका लुक्स के लिहाज से ठीक है, और ये वैसा ही है जैसा कि बाकी ई क्लास वगैरह में आ रहा है। स्पीड लिमिट इसकी 160 माइल पर आवर है, यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा वीडियो के सेंटर में स्क्रीन दी गई है जो कि 2010 में TFT वाली है। ये बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा डिस्प्ले है। बाद वाले मॉडल में 2012-13 में ये स्क्रीन काफ़ी बेहतर हो गई थी, और इसका जो डिस्प्ले था वो भी नई वाली मर्सिडीज वगैरह जैसा हो गया था। बाकी इसमें फिर RPM क्लॉक वगैरह दी गई है, ये एनालॉग डायल्स हैं, और काफ़ी हद तक पोर्शे जैसी वाइब्स देते हैं। उनमें भी इस तरह के 5 डायल आते होते हैं पोर्शे वगैरह में। मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी है, डैशबोर्ड इसका साइज़ के लिहाज से ठीक है, और लुक्स के लिहाज से बस बेसिक सा है। और इसके अलावा सेंटर में एक ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप दी गई है, ये बेसिकली इसके पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है। यहाँ पे भी दिया गया है और बैक पे भी दिया गया है। इस गाड़ी का जो कोना करीब होगा दीवार के, वहाँ पे ये गाड़ी आपको शो करवाएगी कि ये गाड़ी बाकी से हिट होने वाली है। बाकी इसके अलावा पीछे पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि अगेन टच पे नहीं है। ये भी TFT स्क्रीन है, बस ठीक है फीचर्स के लिहाज से। उसी नीचे इसकी एवेंट्स वगैरह दिए गए हैं। कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा नीचे पे इसके उस टाइम के सीट रिपेयर वगैरह दिए गए हैं। और फ्रंट दोनों सीट्स इस गाड़ी में हीटेड हैं। हीटेड सीट्स आपको काफ़ी कम गाड़ियों में देखने को मिलती हैं, इसमें ये फीचर लिया गया है। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे पे इसके पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। ये इसका सारा एरिया कार्बन फाइबर की फिनिश में है। और इसके अलावा इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D की, और D में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके पीछे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है, जो कि है इको या फिर स्पोर्ट्स। पीछे पर एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है, जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर एक और यहाँ पे एरिया दिया गया है, जो कि सिंपल ई क्लास में तो पर्पसलेस होता है, यूजलेस होता है, बट इसका के केस में डिफरेंट है। इस तरह से कि इसके अंदर इसकी कन्वर्टेबल रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। रूफ को मैं इस तरह से बंद कर सकता हूँ यहाँ से, और इसके अलावा पीछे पर एक और बटन दिया गया है, जैसे कि सारी की सारी विंडोज को मैं इकट्ठा रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। ये बेसिकली इसका मास्टर स्विच है। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्प्लिट में है और कैपेसिटी के लिहाज से बस ठीक है। अब अगर बात की जाए सीट्स की, तो ये भी सिंपल गाड़ी से डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी कैब्रियोलेट के हिसाब से बनाई गई है। हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल है, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट है। और इसके अलावा इसके रेयर हेडरेस्ट को यहाँ से रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके सेंटर में यहाँ पे एक और स्विच दिया गया है। बेसिकली हेडरेस्ट आप ये वाले हाथ से रेस लोड कर सकते हैं, लेकिन बैक के हेडरेस्ट आप इस बटन से रेस लोड करेंगे। इसके सेंटर में रूफ के कंट्रोल्स के साथ एक और बटन दिया गया है, जो कि विंड डिफ्लेक्टर्स का है। इसको दबाने पर हेडरेस्ट ऊपर निकलेंगे, जो कि हवा को कुछ हद तक कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी विंड शील्ड ऊपर हो जाती है, जो कि हवा के फ्लो को कुछ हद तक कंट्रोल करती है। वैसे इसकी लुक्स इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऑब्वियसली इसका एक पर्पस है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की, तो जैसे कि मैंने बताया ये अच्छे खासे मैसिव हैं, इनमें एयर बैग्स हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली है, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है। लेकिन इस साइड मिरर में एक और चीज़ अच्छी है, वो ये है कि इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है। जैसे इसमें तेज रोशनी पड़ेगी, ये सेंस करके थोड़ा सा डिम हो जाता है। बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली इसका रेड में मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है। वैनिटी मिरर इसमें दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सनजेट्स के अंदर। यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और ऑब्वियसली ये वाला पूरा ही एरिया फोल्डेबल है। और अब अगर बात की जाए रेयर सीट्स की, तो इनमें एंटर होने के लिए मैं पहले अगली सीट को इस तरह से आगे करूँगा और इसको खींच कर रखूँगा लेवल को, तो फिर इसको मैं स्लाइड भी कर सकता हूँ आगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे अगर एंटर होता हूँ और बैठ के सीट को छोड़ता हूँ, तो ये खुद पीछे आएगी लाइक दिस। और फिर मैं इसकी बैक को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर लेग रूम नहीं बचा, लेकिन इसको मैं अगर आगे स्लाइड करता हूँ और अब इसकी बैक को आगे कर लेता हूँ, तो अब ये सीट यहीं पे लॉक हो गई है। अब मेरे पास इतना लेग रूम बचा हुआ है,
बट आगे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इस सीट को मैं जितना चाहे आगे कर सकता हूँ लेग रूम को स्पेशियस बनाने के लिए। और जहाँ तक बात है यहाँ पे कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं। सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है। एमेनिटीज की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे पूरी है। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, विंडोज को ऊपर नीचे करने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, स्पीकर दिए गए हैं, कार्बन फाइबर की ट्रिम्स हैं, बैक पे कप होल्डर्स भी हैं और इसके अलावा एक सेंटर कंसोल भी है जिसको मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। यहीं से मैं इसकी डिग्गी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको फोल्ड करके पूरे एरिया को। और बाकी यहाँ पे ये विंड शील्ड्स भी दी गई हैं, विंड डिफ्लेक्टर। सीट बेल्ट्स तो यहाँ पे आती हैं, आईएसओफिस के पोर्ट्स भी दिए गए हैं। एमेनिटीज पूरी हैं लेकिन स्पेस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये इन हर गाड़ियों में होता है, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक गाड़ी का ही इशू है, कैब्रियोलेट्स होती ही ऐसी हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ई क्लास बहुत सारे ऑफर करती है। 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, इवन 6000 सीसी इंजन भी आता है इस बड़ी साइज में। ये इंजन 2000 सीसी है जो कि 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब ये परफॉर्मेंस फिगर काफी डिसेंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी सिविक आर्स के साथ जुड़ सकती है। साइज का बड़ा है उससे, बट हॉर्स पावर भी ज्यादा है, तो ये गाड़ी शायद बराबर ही है रेस में। बाकी इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई हैं और बोनेट का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। अब मर्सिडीज कंपैरेटिवली जर्मन गाड़ियों में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहती है, इस तरह से कि इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं और इसकी मेंटेनेंस का भी कोई खास इशू नहीं होता। अब बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो कि इनका काम कर सकती हैं और ये इंजन फिर सी क्लास में भी आते हैं और इसके अलावा और भी काफी सारी गाड़ियों में आते हैं, तो इसके पार्ट सोर्स करना भी कोई खास इशू नहीं है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं और ये गाड़ी एवरेज आपको तकरीबन 10 तक दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 11-12 भी जा सकती है, रफ चलाएंगे तो 6-7 भी हो सकती है। इसके बाद अगर बात की टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें ये है 245, 45 और 17। रिम्स में 10 स्पोक है, टायर्स में प्री लिखा है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और ये आपको 50-60 किलोमीटर तक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसमें ऑफ रोड डिस्क ब्रेक भी आती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।